साथ सना वारिस। खुसूसी पेशकश में आज बात करेंगे नेशनल रिकॉर्ड क्राइम ब्यूरो की, जिसकी रिपोर्ट जारी हुई है। इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले इंकशाफात हुए हैं। जी हां, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने अपनी रिपोर्ट जारी कर दी है, जिसमें साल 2017 में हुए जराइम के आदादोशुमार जारी किए गए हैं। रिपोर्ट में खवातीन के खिलाफ जराइम के मामले में उत्तर प्रदेश पहले नंबर पर है। 2017 में खवातीन के खिलाफ 3,59,000 जराइम के मुकदमे दर्ज किए गए। मुल्क में मजमूई तौर पर जराइम की शरह में 3.6% का इजाफा हुआ है। 2016 की बनिस्बत जराइम की शरह बढ़ी है। वहीं रिपोर्ट के मुताबिक कौमी राजधानी दिल्ली में खवातीन के खिलाफ जराइम की शरह में कमी वाक़ई हो रही है। रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में फसादात के तकरीबन 59,000 वाक़यात रुनमा हुए हैं। इनमें बिहार में सबसे ज्यादा 11,698, जबकि उत्तर प्रदेश में 8,990 और महाराष्ट्र रियासत में 7,743 वाक़यात दर्ज किए गए हैं। कत्ल के मामलों में उत्तर प्रदेश, बिहार और तमिलनाडु से भी आगे, यानी यूपी में कत्ल के मामले तमिलनाडु और बिहार से आगे है। ये रिपोर्ट में जो इंकशाफात हुए हैं, इस रिपोर्ट के जरिए वो काफी चौंकाने वाले हैं। ऐसे में सरकार के कामकाज पर भी सवालिया निशान उठता है और सवाल खड़े होते हैं कि सरकार जो दावे करती है, उत्तर प्रदेश सरकार, बिहार सरकार, उन तमाम दावों की कलई खुलती हुई नजर आ रही है। हमारे साथ हमारे रिपोर्टर भी जुड़ रहे हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे, और साथ ही साथ हमारी खास मेहमान भी हमें ज्वाइन कर रही हैं। बीजेपी तर्जुमान अनीता अग्रवाल साहिबा लखनऊ से आपका इस्तकबाल करते हैं। और सबसे पहले संजय कुमार, आपके पास आना चाहेंगे, क्योंकि बिहार का नाम आज फसाद की वजह से पहले नंबर पर आ रहा है और बिहार में फसाद इतने ज्यादा हुए हैं जो बिहार को पहला स्थान दिला रहा है। ये काफी हैरत वाली बात है। जी बिल्कुल, हैरत कर देने वाली ये बात है। और इस मायने में हैरत कर देने वाली बात है कि जो नीतीश कुमार मुख्यमंत्री, इनकी यूएसपी रही है, खासकर जो राज्य में दंगे हुए हैं, इनको लेकर शुरू से ही उन्होंने संवेदनशीलता दिखाई है। और एडमिनिस्ट्रेशन को सख्त तौर पर जब से उन्होंने सत्ता संभाला है, उस समय से हिदायत दे रखी है कि किसी भी हालत में जो सांप्रदायिक सौहार्द है वो सूबे में नहीं बिगड़नी चाहिए। उसके बावजूद इस तरीके से जो दंगे हैं, उसके जो आंकड़े आए हैं, वो चौंकाने वाले हैं कि राज्य में इस तरीके से जो बढ़ोतरी हुई है, जो रिकॉर्ड है, वो अपने आप में बताने के लिए काफ़ी है कि भले ही सरकार की मंशा जो रही हो, लेकिन जो प्रशासनिक तंत्र है, पुलिस तंत्र है, वो इसे रोकने में कहीं ना कहीं विफल रहा है। और आए दिन इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं। और एक बार फिर से जो ये रिपोर्ट आई है, इस रिपोर्ट के आधार पर कह सकते हैं कि सरकार की मंशा के आगे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो कहीं ना कहीं विफल और फेल्योर साबित हुए हैं। जी सना, तो ये सरकार का भी फेल्योर साबित होगा संजय। हम ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि जिस सरकार के अंदर इंतजामिया काम करती हो, पुलिस काम करती हो, ये तो सरकार को ही आईना दिखाता है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे राजीव सिंह भी लखनऊ से जुड़े हुए, उनका रुख कर लेते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश का नाम भी रोशन हो रहा है, एक तरीके से हम कह सकते हैं, वो भी गलत मानों में। अगर यूपी में महिलाओं के जराइम के क्राइम के ताल्लुक से बात की जाए तो सबसे ज्यादा मामले यूपी में दर्ज किए गए हैं, जो कि योगी सरकार के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। और ये साबित हो जाता है राजीव कि यूपी में जो खवातीन हैं, महिलाएं हैं, वो गैर महफूज हैं। यकीनन सर, कहीं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ यूपी पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी एक बड़ा सवाल खड़ा करते हैं। एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ा है, जिसको लेकर लगातार ये दावा किया जाता है कि महिलाओं के से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई भी की जाती है, लेकिन उसका शायद असर नहीं पड़ा। और यही कारण है कि जो रिपोर्ट आई है उसमें न सिर्फ महिलाओं के खिलाफ अपहरण के मामले ज़्यादा बढ़े हैं, बल्कि उत्तर प्रदेश अपहरण के मामले में देश में नंबर 1 स्थान पर पहुँचा है, जो कहीं
न कहीं उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। साथ ही साथ अगर हत्याओं की बात करें तो इस बार जो 2017 में हत्याएं हुई वो 4324 हत्याएं हुई हैं। हालांकि अगर 2016 के मुकाबले देखा जाए तो हत्याओं में कुछ जरूर कमी आई है, क्योंकि 2016 में 4889 हत्याएं हुई थी, वहीं इस बार जो हत्याओं का आंकड़ा है वो 4324 है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो चाहे वो महिलाओं के खिलाफ अपराध हो या फिर अपहरण जैसे मामले हो, इनमें उत्तर प्रदेश देश में नंबर 1 पर पहुंचा है, जो कि कहीं ना कहीं योगी सरकार के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़ा करता है। और अगर समय रहते उत्तर प्रदेश पुलिस अपना मूल काम जो है उसका अपराध नियंत्रण करने का, उसको गंभीरता से न लिया तो निश्चित रूप से ये आंकड़े और बढ़ेंगे, जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं जनता को ही भुगतना पड़ेगा। हालांकि समय समय पर उत्तर प्रदेश के डीजीपी हो या मुख्यमंत्री हो, उनके द्वारा ये दावा किया जाता है कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को सुधारने के लिए हर कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन वो कदम इस वक्त नाकाफी साबित हो रहे हैं और शायद यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में अपराधों का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। जी, अनीता अग्रवाल साहिबा हैं जो कि बीजेपी की स्पोक्स पर्सन हैं। अब अनीता साहिबा, आपसे सवाल ये कि जिस सरकार को सराखों पर लेते हुए महिलाओं ने, उत्तर प्रदेश की जनता ने सत्ता तक पहुंचाया, इक़्तिदार तक पहुंचाया, वो सरकार आज महिलाओं की हिफाजत नहीं कर पा रही है। उत्तर प्रदेश में महिलाओं को लेकर सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं और ये आंकड़े 2016 में 49,262 थे और 2017 में बढ़कर 56,011 हो चुके हैं। 14% की बढ़ोतरी हुई है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है और सबसे बड़ी बात यह है कि पहले की अपेक्षा हमारे यहाँ जो ऑनलाइन पे भी एफआईआर होती है, हमारे यहाँ एफआईआर तुरंत की जाती है। और बाकी रही जहाँ तक कि आप ये आंकड़े आप एनसीआर के दिखा रहे हैं, लेकिन इसमें कई आंकड़े ऐसे देखिए कि पहले से काफी कम हुए हैं। आज जो है प्रदेश में कानून व्यवस्था पहले से काफी सही हुई है। ये मैं नहीं कहती कानून व्यवस्था बिल्कुल सुधर गई है या कुछ ऐसा हो गया, लेकिन महिलाएं अपने आप को सुरक्षित पाती हैं, क्योंकि जैसे ही एफआईआर होती है या कोई ऐसा होता है तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, तुरंत पकड़े जाते हैं। और अब वो नहीं है कि पुलिस एफआईआर लिखने से मना करती है, आप ऑनलाइन भी एफआईआर कराइए तो वो भी ऑनलाइन भी एफआईआर होती है। पहले ये था कि एफआईआर नहीं होती थी, लोग परेशान होते थे, पुलिस में जाते थे, थाने में जाते थे, एफआईआर नहीं हो पाती थी। आज ये बड़ी सरलता से, बड़ी सुगमता से होती है। आप कहीं भी फोन पे भी एफआईआर करा सकते हैं, आप ऑनलाइन भी करा सकते हैं, आप स्टेशन में जाके भी करा सकते हैं। और एक बड़ा प्रदेश है ये। और सबसे बड़ी बात है कि हम आपको एक चीज और बताना चाहते हैं कि एक हमारी एक सामाजिक सभ्यता को भी हमें लाना पड़ेगा कि खाली एक सरकार ही सब कुछ चाहे, ऐसा नहीं है। हमें आपस में सामाजिक जागरूकता भी रखनी पड़ेगी। अनीता जी, लेकिन एनसीआरबी के जो आंकड़े कह रहे हैं, ठीक है, एफआईआर पहले नहीं होती थी, हम भी जानते हैं कि लोग थानों का चक्कर, पुलिस स्टेशन का चक्कर काटते रह जाते थे, बिलकते रह जाते थे, लेकिन एफआईआर नहीं दर्ज होती थी। आपकी सरकार ने इसको लेकर कार्रवाई की, चलिए अच्छी बात है, लेकिन जो आंकड़े जो सामने हैं एनआरसीबी के, उससे मुंह क्यों छुपाना? उसे तो हम इग्नोर नहीं कर सकते ना। नहीं, मुंह नहीं छुपा रहे हैं मैडम, मुंह नहीं छुपा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पहले आंकड़े लिखे नहीं जाते थे, इतने आंकड़े होते थे, एफआईआर नहीं होती थी। आज छोटी छोटी बात पे एफआईआर नोट होती है। ये आंकड़े इस वजह से बढ़े हैं। पहले या तो पुलिस पहले हाथ पैर नहीं, आप भी जानती, हम भी जानते हैं कि पहले नहीं लिखे जाते। जब लिखे नहीं जाते थे तो आंकड़े कहाँ से आएंगे? यहाँ तो आपकी छोटी छोटी रिपोर्ट भी लिखी जाती है, चाहे वो फोन द्वारा हो, चाहे ऑनलाइन द्वारा हो, चाहे पुलिस स्टेशन में जाके हो। तो आज कम से कम ये कहना कि पहले से हमारे बढ़ गए, उसकी वजह ये नहीं है कि पहले से क्राइम बढ़ा है, पहले से क्राइम घटा है, लेकिन हाँ ये है कि सुनवाई पहले से ज्यादा बढ़ गई है। सुनवाई हमने पहले करनी शुरू कर दी, इस वजह से आपके इन दावों की कितनी हकीकत है? राजीव हमारे रिपोर्टर हैं जो इन तमाम चीजों पर नजर रखते हैं, उनके पास पहुंचेंगे। राजीव, अनीता साहिबा को आप सुन रहे थे, उन्होंने कहा कि पहले भी मामले इस तरह के पेश आते थे, लेकिन उसका रिकॉर्ड नहीं होता था। पहले एफआईआर नहीं दर्ज की जाती थी, अब एफआईआर दर्ज की जाने लगी, इसलिए ये आंकड़े इतनी ज्यादा बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन उनकी नजर में बीजेपी के रहते हुए कहीं ना कहीं ये आंकड़े कमी की तरफ इशारा कर रहे हैं। कितनी हकीकत?
देखिए ये सच है, जैसा कि अनीता जी कह रही हैं कि पहले जो 2016 की बात करें या पिछली सरकारों में बात करें तो ये सच है कि तब थानों में शिकायतें दर्ज नहीं होती थी, एफआईआर दर्ज नहीं होती थी। योगी सरकार के दौरान एफआईआर दर्ज होती है और शिकायतें दर्ज होती है। लेकिन सच ये भी है कि जो शिकायतें दर्ज होती है, कार्रवाई होती है, तो फिर आखिर ये अपराधों का जो आंकड़ा है वो क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? कहीं ना कहीं शायद जो यूपी पुलिस का खौफ है, जो यूपी पुलिस का कार्यप्रणाली है वो प्रभावी नहीं है, और यही कारण है कि जो क्राइम है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ये सच है कि आंकड़े दर्ज होते हैं, लेकिन यूपी पुलिस की ये जिम्मेदारी है कि जो अपराध है उन पर प्रभावी नियंत्रण किया जाए, और शायद अगर ऐसा होता तो जो ये आंकड़ों में एक बड़ा इजाफा देखने को मिल रहा है ये नहीं होता। तो ये भी सच है कि पहले के मुकाबले इस बार जो शिकायतें हैं वो थानों में दर्ज होती हैं, लेकिन सच ये भी है कि उन पर शायद प्रभावी कार्रवाई नहीं होती, और यही कारण है कि चाहे वो अपहरण का मामला हो, चाहे वो महिलाओं से जुड़ा अपराध का मामला हो या अन्य मामले हो, उनमें जो इस तरह की लापरवाही बरती जाती है उसी के कारण उत्तर प्रदेश में अपराध का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। ऐसे में अगर समय रहते इन लोगों के खिलाफ, अपराधियों के खिलाफ कोई कड़ी कार्रवाई सिर्फ बयानों के बजाय हकीकत में न की गई तो निश्चित रूप से आने वाले दिनों में 2017 का भी रिकॉर्ड टूटने के कगार पर पहुंच जाएगा। जाहिर सी बात है। और वहीं बिहार की अगर हम बात करेंगे इस हवाले से, अनीता जी आपके पास लौटेंगे, सवाल करेंगे, लेकिन बिहार का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे संजय कुमार लगातार जुड़े हुए हैं। हालांकि जेडीयू से हमने ताल्लुक उनसे अपने स्टूडियो में उन्हें बुलाने की कोशिश की थी, लेकिन उनसे हमारा राब्ता नहीं हो पाया। इस हवाले से उनसे सवाल करना था। लेकिन संजय, अगर जेडीयू लीडरान की बात की जाए, इस फसाद के आंकड़े के बाद जेडीयू लीडरान क्या कुछ कहती हुई नजर आ रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात है यूपी हो या बिहार हो, आप ये नहीं कह सकते कि क्राइम कंट्रोल पूरी तरीके से है। सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार का ये तीसरा कार्यकाल है, और पहले के 2 कार्यकाल को देखें तो तीसरा कार्यकाल लॉ एंड ऑर्डर के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी डिटोरिएट किया है। जो आपराधिक घटनाएं हैं उनमें जिस कदर बढ़ोतरी हुई है, वैसे में नीतीश कुमार की यूएस पर भी लगातार सवाल उठते रहे हैं, और आए दिन चाहे कोई भी हो, चाहे आम जनता हो, जनप्रतिनिधि हो या फिर सरकारी अधिकारी हो, यहाँ तक कि पुलिस महकमे के लोग भी यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, और अपराधियों के निशाने पर हुए भी। अभी कुछ ही दिन पहले पुलिस डिपार्टमेंट के 2 लोगों की हत्या कर दी गई। मुजफ्फरपुर में एक हवलदार की हत्या कर उनकी जो राइफल थी वो लूट ली गई। तो ये नहीं कह सकते कि बिहार जो है वो आपराधिक दृष्टिकोण से, भले ही जो एनसीआरबी के मामले हैं, यहाँ पर दंगे के मामले में वो बता रहे हो कि बढ़ोतरी ज़्यादा हुई है, लेकिन दूसरे मामलों में भी देख लें, चाहे वो संगीन मामले हों, उन मामलों में भी बिहार में जो 2 पहले कार्यकाल रहे नीतीश कुमार के, उसके बनिस्बत तीसरा कार्यकाल जो है वो लगातार सुर्खियों में रहा है, इस कारण कि यहाँ पर आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। और खासकर विपक्ष ने, महागठबंधन के नेताओं ने इसी मामले को लेकर सरकार को लगातार निशाने पर ले रखा है। पिछला लोकसभा चुनाव भी हुआ था, भले ही वो राष्ट्रीय मुद्दे पर हुआ था, लेकिन बिहार का लॉ एंड ऑर्डर जो था एक महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आया था। इस चुनाव में एक एजेंडा बना था महागठबंधन के नेताओं की तरफ से। जहाँ तक आपने पूछा कि इस तरह के मामलों में जदयू के नेताओं की क्या प्रतिक्रिया होती है, जदयू के नेता भले ही, देखिए एक बाजीगरी होती है, पुलिस मुख्यालय जो है थोड़े अंतराल पर 2-3 महीने के अंतराल पर एक डेटा अपनी तरफ से जारी करता है, और ये कोशिश करता है, उसका दावा होता है कि बिहार में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो इम्प्रूव किया है। ये जो डाटा है, ये डाटों की एक बाजीगरी होती है, लेकिन हकीकत कुछ और है। और जो जदयू के नेता हैं ये भरसक दावे कर लें, लेकिन हालात जो है वो वाकई में चिंताजनक हैं, और आम लोगों के लिए महफूज नहीं है हालात, सुरक्षित नहीं महसूस करते हैं लोग। आज पहले ये दावा किया जाता था कि राजधानी पटना में, खासकर नीतीश कुमार ये दावा करते थे कि राजधानी पटना में युवतियां हैं, देर शाम तक सड़कों पर घूमती हैं, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज हालात ऐसे बन गए हैं कि युवतियों और महिलाओं की बात छोड़ दें, जो आम लोग हैं वो भी शाम होते होते घर में वापस लौटना अपने को बेहद उचित समझते हैं। जी अनीता अग्रवाल साहिबा, आप यूपी से हमें ज्वाइन कर रही, मेरा भी ताल्लुक यूपी से ही। ऐसे में एनआरसीबी की इस रिपोर्ट के बाद जो यूपी की महिलाएं हैं वो कहीं ना कहीं अपने आप को गैर महफूज जरूर समझ रही होंगी। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ आगे आने वाले दिनों में कार्रवाइयां की जाएंगी ताकि ये आंकड़े जो हैं और पुलिस की कार्रवाई पर सवाल ना खड़े हों? देखिए, ऐसा है, हमारे यहाँ जो सरकार की तरफ से 1090 पहले से काम कर रहा था, उसके अलावा 181 भी उन्होंने किया है, और सब एम्बुलेंस की व्यवस्था, हर चीज की व्यवस्था कर रखी है। और सबसे बड़ी बात है कि आप इमीडिएटली जहां भी आपके पास क्राइम होता है आप तुरंत कॉल करिए, वहां पे सारी सुविधाएं उपलब्ध होती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि महिलाएं अपने को मिसयूज समझ रही है, ऐसा नहीं है कि नहीं समझ रही, उनको मालूम है कि आज अगर हमसे कोई अनहोनी होती है तो हमारी सुनवाई भी है और आज उनको प्रोटेक्शन भी है। देखिए, सरकार द्वारा
द्वारा जितना कार्य कर रहे हैं, लेकिन मैंने आपसे कहा कि सामाजिक दायित्व बहुत जरूरी है। जैसे किसी महिला के साथ क्राइम होता है तो वह सामाजिक जो लोग होते हैं उनको भी उसका साथ देना चाहिए, लेकिन जो समाज में जागरूकता की कमी है उस जागरूकता को हमें और आपको सबको बढ़ाना है। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग ये समझते हैं कि अगर हमारे घर की महिला है तो हम साथ में आए, दूसरे की ओर है तो अपना मुंह मोड़ के चले जाते हैं। ये चीज जो गलत है, इसके लिए सरकार ये भी कहे कोई एक्सीडेंट होगा, कोई किसी महिला के साथ जाएगा तो उसके पास ज्यादा पूछताछ नहीं होगी, उसको तुरंत उसके साथ उसको कार्रवाई होनी चाहिए। सरकार इतना भी साथ दे रही है कि पहले एक्सीडेंट होता था लोग उसका साथ नहीं देते थे, किसी महिला के साथ छेड़खानी होती थी उसका साथ, आज कम से कम खुल के वो उसका साथ देने को तैयार है। उनको मालूम है कि पुलिस हमको परेशान नहीं करेगी। तो बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो पहले दिक्कतें करती थी, उस दिक्कतों को सुधारा गया है और धीरे धीरे जो है इसको और सुधार हो रहा है। मैं ये नहीं कहती कि अपराध खत्म हो गया, लेकिन पहले से अपराध कम हुए हैं और सबसे बड़ी बात है कि हमारी रिपोर्टें लिखी जाती है, इस वजह से आंकड़े हमें ज्यादा दिख रहे हैं। और लेकिन जो बड़ा दिख रहा प्रदेश है, छोटा कहते हैं ना अनीता अग्रवाल साहिबा, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है उसी पर बात हो रही है। अनीता अग्रवाल साहिबा, ये कहा जाता है ना कि जो दिखता है वो बिकता है, जो दिख रहा है उसी पर बात हो रही है। यूपी सरकार इनकाउंटर धड़ाधड़ करती है, साथ ही एंटी रोमियो एक स्क्वाड बनाती है, बेटी बचाओ बेटी बीजेपी नारा देती है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटियों के लिए उत्तर प्रदेश महफूज नहीं है। एनआरसीबी की इस रिपोर्ट से ये साफ जाहिर हो जाता है। आज भी स्कूल कॉलेज में वो काम कर रहा है। कई स्कूल की लड़की जो पहले जाने से डरती थी, स्कूल नहीं जाती थी, आज स्कूल बड़े आराम से जा रही है, चाहे गांव में हो चाहे शहर में हो, क्योंकि हमारा एंटी रोमियो काम कर रहा है वहां पे स्कूल के आसपास, शादी वर्दी में कर रहा है। इसलिए आज स्कूल की लड़कियां बिल्कुल सेफ पाई जाती है, उनको कोई ऐसा दिक्कत नहीं होती कोई स्कूल ना जाए, चाहे गाँव में हो चाहे शहर में हो। हमारे यहाँ बहुत सुधार हुआ है। आप इस चीज को ये कहना कि सुधार नहीं हुआ, हम ये नहीं कहते खत्म हो गया, लेकिन सुधार काफी हुआ है और उस सुधार के कारण जनता में भी इस मामले को है कि योगी सरकार में क्राइम कम हुआ है, अपराधी कम हुए हैं और अपराधियों का हौसला भी कम हुआ है। अपराधियों को कोई सुरक्षा नहीं, आप ये कह रही हैं आपराधिक मामले कम हुए हैं, लेकिन एनआरसीबी ये मानने को तैयार नहीं है। जो रिपोर्ट है हम उसी की बात करेंगे। राजीव, आप जब जमीनी हकीकत देखते हैं, जमीन पर लोगों से बात करते हैं, एंटी रोमियो स्क्वाड किस तरीके से काम कर रहा है और महिलाओं को लेकर कितनी जागरूकता है और सरकार किस तरह से काम करते हुए और इफेक्टिव काम करते हुए दिखाई दे रही है, क्या ये जमीनी हकीकत है? आपको जमीन पर ये दिखाई दिया? देखिए, यकीनन अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लगातार उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए काम कर रही है और खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार समय समय पर वो पुलिस अधिकारियों के साथ, शासन के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर सख्त निर्देश देते हैं और यही कारण है कि उत्तर प्रदेश में जो संगठित अपराध है उसको खत्म करने के लिए एनकाउंटर पॉलिसी लगाई गई और आप देख सकते हैं कि लगातार एक के बाद एक उत्तर प्रदेश में एनकाउंटरों का दौर जारी है। कई बड़े अपराधी मारे गए, लेकिन उसके बावजूद संगठित क्राइम तो कंट्रोल हो गया, लेकिन जो अन्य क्राइम है, चाहे वो महिलाओं के खिलाफ हो या लूट हो, हत्याएं हो, उन पर रोक लगती नजर नहीं आ रही है। जैसा कि अनीता जी कह रही थी कि समाज की भी जिम्मेदारी होती है, ये सच है, समाज को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। सिर्फ सरकार और पुलिस पर हम निर्भर नहीं रह सकते, लेकिन ये मूल जिम्मेदारी पुलिस की ही है। आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ में लगातार चेकिंग अभियान चलाए जाते हैं, उसके बावजूद एक कमलेश तिवारी की हत्या की जाती है और उत्तर प्रदेश में अगर देखा जाए तो रोजाना करीब 1 दर्जन से अधिक लोगों की दिन दहाड़े हत्या होती है। तो कहीं ना कहीं ये वो कारण है कि पुलिस जो स्थानीय स्तर पर लापरवाही बरतती है, जो खाने आपूर्ति करती है कार्रवाई के नाम पर, उसी का नतीजा है कि उत्तर प्रदेश में अपराध थमने का नाम नहीं ले रहा है। जिस दिन उत्तर प्रदेश पुलिस जमीनी स्तर पर काम करना शुरू करेगी, सिर्फ बयानबाजी से हटकर अपना जो काम है, जो क्राइम कंट्रोल का काम है, वो जमीन स्तर पर होगा, तो उस दिन यकीनन उत्तर प्रदेश में अपराध पर नियंत्रण होगा। और सच ये भी है कि उत्तर प्रदेश में कोई जंगल राज नहीं है, महिलाएं सुरक्षित हैं, लेकिन क्योंकि योगी सरकार है, सीएम योगी से लोगों को उम्मीदें ज्यादा हैं, ऐसे में लोग ये चाहते हैं कि जो यहाँ की कानून व्यवस्था है वो और से और जल्द से जल्द बेहतर की जाए। और यही कारण है कि जब इस तरह एनसीआरबी द्वारा ये आंकड़ा दिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में अपराध बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा टूटता है, लोगों की उम्मीदें टूटती है। और ऐसे में सरकार को भी समय रहते उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर नियंत्रण करना होगा, नहीं तो जिस उम्मीद और विश्वास के साथ जनता ने उनको सत्ता तक
तक पहुंचाया है, वो आने वाले दिनों में पुलिस, यूपी पुलिस की लापरवाही के चलते उसका खामियाजा बीजेपी और सरकार दोनों को भुगतना पड़ सकता है। जी अनीता साहिबा, प्रभावी कार्रवाई पुलिस की तरफ से नहीं की जाती है, पुलिस मनमानी कार्रवाई करती है, ऐसा साफ झलकता है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कुछ इस हवाले से इकदाम किए जाने चाहिए, स्टेप उठाने चाहिए ताकि पुलिस जो है सरकार के कंट्रोल में है, कंट्रोल में हो? देखिए, जहां तक पुलिस के सवाल है, पुलिस पे जो कार्रवाई करती है, मनमानी करती है, उस पे भी एक्शन होता है। कईयों को सस्पेंड भी किया जाता है, कईयों को निकाला भी जाता है, उन पे कार्रवाई भी होती है। कोई पुलिस की जब जहां मनमानी होती है वहां पे एक्शन तुरंत होता है। योगी सरकार में देखिए सबसे बड़ी बात है कि चाहे पुलिस हो, चाहे कोई अधिकारी हो, चाहे कोई व्यक्ति, उसको बख्शा नहीं जाता। अगर कोई गलत है तो जो गलत पाया जाता है उस पर जरूर कार्रवाई होती है। ये सबसे बड़ी एक बात है इस सरकार में। बाकी सरकारों में कार्रवाइयों की कमी होती थी, इस सरकार में कार्रवाई की कोई कमी नहीं है, चाहे पुलिस प्रशासन हो। जहां ऐसी देखा जाता है कि पुलिस प्रशासन बड़ी ढील है, वहां पे कोई सुन नहीं रहा या कार्रवाई नहीं कर रहा है, वहां तुरंत एक्शन होता है। आपने देखा होगा कि अभी पीछे भी कार्रवाई की गई है, वहां के एसएसपी को, इंस्पेक्टर को, सबको हटाया गया जहां लापरवाही हुई है। इसीलिए अगर ये कहा जाए कि योगी सरकार में पुलिस की पूरी छूट है, वो जो मर्जी करे, ऐसा नहीं है। पुलिस को भी वही काम करना पड़ेगा जो एक समाज के लिए जरूरी है, और एक सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है, और सरकार अपना काम पूरी तरीके से कर रही है और इसको और बेहतर बनाने की कोशिश कर रही है। महिलाएं अपने आप को सुरक्षित समझे और सारे काम ज्यादातर देखिए महिलाओं के फेवर में किए गए। आज इज्जत घर जो बनाए गए वो महिलाओं की वजह से ही बनाए गए हैं। जो महिलाओं को लगता था कि हम कैसे क्या करें, ये आज सबसे बड़ी सोच इसी सरकार की रही है। किसी और सरकार ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं को कितनी दिक्कत होती है। आज जगह जगह जो आज इज्जत घर बनाए गए हैं वो केवल उनकी सुरक्षा को देख के बनाए गए हैं। आज जो स्कूल में लड़कियां पढ़ने जा रही है उनकी सुरक्षा को देख के जो बनाई गई संस्था। सबसे बड़ी बात है कि आज महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। तो एनआरसीबी की रिपोर्ट को लेकर हम बातचीत कर रहे हैं, बहस कर रहे हैं, और बीजेपी तर्जुमान हमारे साथ मौजूद हैं। साथ ही साथ हमारे साथ कई नुमाइंदे भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रशांत पांडे मुंबई से हमें ज्वाइन करें, हमारे नुमाइंदे, उनसे भी बातचीत करेंगे क्योंकि रेप के मामले को लेकर भी इस रिपोर्ट में निशानदेही की गई है और काफी चौंकाने वाले जो आंकड़े वो हमारे सामने आए हैं। ये रिपोर्ट कहती है कि एमपी रेप के मामले में नंबर 1 है, वहीं नंबर 2 पर उत्तर प्रदेश है, जबकि महाराष्ट्र नंबर 3 पर। यानी महाराष्ट्र में रेप के वाकयात जो पेश आए हैं वो 4,189 है, 4,189 है। ऐसे में सरकार पर सवाल उठता है कि महाराष्ट्र सरकार किस तरह से रेप को लेकर, इस्मत दरी के वाकयात को लेकर कदगन लगाने में कहीं ना कहीं नाकाम साबित हुई है। प्रशांत जी बिल्कुल, देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है। मुंबई और पूरे महाराष्ट्र की बात की जाए तो फिलहाल अभी जो आंकड़े आप बता रहे हैं, जिस तरह से आंकड़े एनसीबीआर की तरफ से दी गई है उसके मुताबिक यूपी अव्वल है, लेकिन महाराष्ट्र अगर सेकंड नंबर पर है और रेप वाले मामले में देखा जाए तो थर्ड नंबर पर है। तो ऑब्वियसली ये सवाल खड़ा होता है। लेकिन मैं आपको सही बताऊं तो जिस तरह से मुंबई पुलिस से रोजाना हमारी बातचीत होती है और आए दिन क्राइम को लेकर हम उनसे मुलाकात भी करते रहते हैं, तो उनका साफ तौर पर कहना है कि महिलाओं के साथ क्राइम यानी बलात्कार या मोलेस्टेशन के जो संगीन अपराध होते हैं उसमें से अधिकतर जो है उनके संबंधी इसमें इन्वॉल्व होते हैं आरोपी के तौर पर। तो उनका कहना यह होता है कि क्या किसी चचेरे भाई, कोई रिश्तेदार पर हमेशा पहरा रखना उनके लिए मुश्किल होता है, और 75% जो क्राइम महिलाओं के साथ हुआ है वो उनके रिश्तेदार ही उसमें आरोपी के तौर पर सामने आते हैं जब जांच की प्रक्रिया खत्म होती है। वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो मुंबई और साथ ही महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से निर्भया स्क्वाड बनाया गया है महिलाओं की सुरक्षा के लिए। खास तौर पर ये स्क्वाड ऐसा है कि जिसमें महिला और पुलिस जो है खास तौर पर सेवा के तौर पर नियुक्त किए गए हैं और इन्हें अलग ट्रेनिंग दी गई है, और इनका जो पथक बनाया गया है वो सिर्फ महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बनाया गया है। और उनके लिए अलग से जो है मुंबई पुलिस की तरफ से नंबर भी इश्यूज किए गए हैं, अगर महिलाओं के कहीं पर दिक्कत होती है डायल करें। हालांकि कई पहल मुंबई और महाराष्ट्र पुलिस की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा को लेकर किए गए हैं, लेकिन अगर पन्नों पर देखा जाए तो ये पहल से पन्नों पर रह गए हैं। और जो आंकड़े अब जिस तरह से रिपोर्ट में आई है वो एकदम स्पष्ट करने के लिए काफी है कि सरकार और प्रशासन, साथ ही साथ मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र पुलिस जो है महिलाओं के खिलाफ होने वाले अपराधों पर अंकुश लगाने में कहीं ना
कहीं नाकाम जरूर साबित है। लेकिन उसका एक महत्वपूर्ण एग्जाम्पल सना, मैंने जिस तरह से बताया कि पुलिस का साफ तौर पर यही कहना है कि महिलाओं के खिलाफ अधिकतर जो केसेस आते हैं वो मोलेस्टेशन, बलात्कार और अपहरण के आते हैं, और इसमें जब हम जांच करते हैं इस मामलों में तो अधिकतर जो केस सॉल्व होता है तो उसमें इन्वॉल्वमेंट जो है किसी न किसी रिश्तेदार का होता है। तो ऐसे में मुंबई पुलिस के लिए या महाराष्ट्र पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि इससे अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाया जाए। तो ये एक उन्होंने जेन्युइन रीजन बताया, लेकिन जो आंकड़े हैं वो अभी भी महाराष्ट्र सरकार और साथ ही साथ मुंबई पुलिस पर सवाल जरूर खड़े करते हैं कि आखिर ये महिलाओं के खिलाफ जो अपराध हो रहे हैं उस पर अंकुश लगेगा कैसे। ठीक है, अब बिहार का रुख कर लेते हैं। संजय कुमार हमारे साथ, हमारे नुमाइंदे पटना से जुड़े हुए हैं। संजय, नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से भी जाना जाता है, ऐसे में फसाद के वाकयात ज्यादा हो रहे हैं, नंबर 1 पर है बिहार, पूरी पोल तो इसी से खुल जाती है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि सरकार की मंशा जो है वो साफ है। शुरू से ही जब से सरकार ने सत्ता संभाली नीतीश कुमार के नेतृत्व में, उस समय से भ्रष्टाचार हो, अपराध नियंत्रण हो, जिसमें दंगा और फसाद जो है वो आते हैं, शुरू से ही सरकार ने क्लियर कर दिया था कि इन सब मामलों में कोई कॉम्प्रोमाइज या समझौता नहीं किया जाएगा। दो टूक शब्द में अधिकारियों को निर्देश दिए गए थे। तो सरकार की मंशा साफ है, लेकिन जाहिर सी बात है अगर प्रशासनिक तंत्र कहीं ना कहीं इस तरह के मामलों को सुलझा पाने में विफल है, इन पर नियंत्रण में विफल है, तो वैसे में सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़ा होना लाजमी है। और यही कारण है कि सरकार आए दिन विपक्ष के निशाने पर होती है। आम लोगों की अगर बात करें तो आम लोगों का भी परसेप्शन इस कदर पहले से बदल गया है कि बिहार में अब दंगा फसाद हो या फिर अपराध की जो दूसरी घटनाएं हैं उसको सरकार नियंत्रित करने में कहीं ना कहीं फेल्योर रही है। और कहीं ना कहीं अब सरकार को अब आने वाले 2020 में यहाँ विधानसभा चुनाव होना है, और ऐसे में सरकार को एक मैसेज देना होगा। और सबसे बड़ी बात है कि दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ ठोस रणनीति बनानी होगी और ऐसा काम करना होगा ताकि एक मैसेज जा सके मास में कि वाकई में नीतीश सरकार जो है वो गंभीर है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और राज्य में जो दूसरे दंगा फसाद या दूसरे संगीन मामले हैं उसको लेकर सरकार चाहते हैं कि हर हाल में इसमें नियंत्रण हो और जो क्राइम कंट्रोल का रेशियो है वो कम हो। जी अनीता साहिबा, बात हम महाराष्ट्र की कर रहे हैं जहां पर आपकी सरकार है, यूपी की कर रहे हैं, जो आंकड़े बता रहे हैं वहां पर भी आपकी सरकार है, बिहार की बात हो रही है जो एनआरसीबी जो आंकड़े पेश कर रही है राइट्स को लेकर, फसाद को लेकर, उसमें भी अब जेडीयू के साथ आपकी सरकार है। आखिर बीजेपी सरकार की नाकामी नहीं समझी जाए क्या इसे, या फिर जिस तरीके से हमारे नुमाइंदों की तरफ से कहा जा रहा है कि सरकारें तो इकदाम करती हैं, कार्रवाई करने के नाम पर उन्हें महकमों को अलर्ट किया जाता है, लेकिन महकमे की कहीं ना कहीं कार्यप्रणाली पर सवाल उठता है। ऐसे में सरकार के लिए बड़ी चुनौती है कि कैसे महकमे को अलर्ट पर रखें। देखिए, सरकार को चुनौती तो है, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि पिछली सरकारों में जो हाल हुआ है उसको संभालने के लिए काफी समय लगता है। अब ये मत कहिए अब ये मत कहिए सरकार आपकी है, सरकार कुछ भी कर सकती है, सरकार कुछ भी कर सकती है। आने वाले दिनों में जो एनसीआरबी आंकड़े पेश करेगी वो आंकड़े कम हो, इसके लिए सरकार आपकी क्या करेगी? चलिए आप ये बता सुधारने में समय लगता है मैडम। नहीं, पहले मेरी बात समझिए, जो माहौल चला है यूपी में चला पहले, उसको संभालने में कितना समय लगा है हमको, ये हमारी सरकार जानती है, हम लोग जानते हैं। एक बिगड़े तंत्र को संभालना, उसको ठीक करके चलाना बड़ा मुश्किल काम है। उसके बाद भी हमारी योगी सरकार ने इसको काफी कामयाबी ली है। और जहां तक बिहार की और जहां तक आप महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र में भी काफी कानून व्यवस्था संभली है। आज कम से कम महाराष्ट्र में आप जाए, मैं भी पीछे महाराष्ट्र होके आई हूँ, हमने देखा है बेखौफी से आदमी जाता है आता है, पहले वही चीज थी, बेखौफी नहीं थी। आज बेखौफी से लोग यहाँ भी आते हैं, आज लोग अपने बिजनेस का भी काम यहाँ पे करते हैं। जो एक डर था वो डर खत्म हो चुका, उनको मालूम है कि आज हम सुरक्षित हैं। ठीक है, तो बीजेपी ये कह रही है कि खवातीन जो हैं वो जो डरती थी पहले, डर जो उनके अंदर था वो डर अब खत्म हो चुका है, लेकिन एनआरसीबी का जो ये आंकड़ा है वो ये मानने के लिए तैयार नहीं है। बेहद शुक्रिया अनीता अग्रवाल साहिबा हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ प्रशांत पांडे आपका, राजीव आपका, संजय आपका भी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, आदाब।